युवराज मेहता की मौत इस समाज को आईना दिखाती है। एक ऐसी दर्दनाक दास्तान जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि पिछले 11 सालों में अपने अधिकारों के लिए इस देश की जनता ने लड़ना छोड़ दिया है। पूरी तरह से वो सत्ता के सामने नतमस्तक है। किस तरह से सरकार आपके अधिकारों के प्रति, आपके दर्द के प्रति संवेदनहीन, इनसेंसिटिव हो गई है। आपकी स्क्रीन पर यह है युवराज मेहता के पिता। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं? इनका बेटा मर गया है और यह कह रहे हैं कि काश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दर्शन हो जाते। आप जानते हैं दोस्तों, नोएडा के युवराज मेहता की मौत कैसी हुई? युवराज एक पार्टी से लौट रहे थे और फिर उनकी गाड़ी एक गड्ढे में घिर जाती है। वो गड्ढा जो कि एक बिल्डर ने खोदा था और उस गड्ढे को बंद नहीं किया गया था। उसकी गाड़ी अंदर गिर जाती है पानी के अंदर। वो करीब 1-1.5 घंटे तक अपनी कार की छत पे रहता है। अपने पिता को भी कॉल करता है कि पापा मैं डूब रहा हूं। लगातार वो गिड़गिड़ाता है। वहां पर प्रशासन पहुंचता है मगर कोई उसे बचाता नहीं है क्योंकि पानी ठंडा होता है। और फिर युवराज की मौत हो जाती है। सबसे शॉकिंग, प्रशासन की सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी तरह से मामले को दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि डीएम साहिबा कोई और नहीं, मेधा रूपम है। कौन मेधा रूपम? ज्ञानेश गुप्ता, चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश गुप्ता की बेटी मेधा रूपम। वो ज्ञानेश गुप्ता जो इस सरकार की, या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी की, जमकर सेवा कर रहे हैं। मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस पिता को सुनिए। क्या कह रहे हो पिता? कितने बेबस हैं? हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में। आप जानते हैं, जब मैंने युवराज मेहता के पिता को सुना था तो पहले मुझे उनके पिता पे गुस्सा आया। मैंने ये सोचा कि आपका बेटा मर गया है और यह मौत प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुई है। वो प्रशासन जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंतर्गत आता है। फिर भी युवराज मेहता के पिता यह कह रहे हैं कि मुझे दर्शन हो जाते। मेरे जहन में एक सवाल आया कि यह कैसी गुलामी मानसिकता है। मुझे गुस्सा आया, मगर फिर मैंने सोचा यह एक पिता है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। हम उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मगर हां, एक जमाना था 2014 से पहले, जब भी ऐसी कोई घटना होती थी ना, लोग सड़कों पर उतरते थे, सरकार को कटघरे में रखते थे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देते थे। मैं नहीं भूला हूं 2012-13 में जब निर्भया का गैंगरेप हुआ था, तब पूरी दिल्ली सड़कों पर थी। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। उस वक्त सरकार जो है वो निर्भया का चरित्र हनन नहीं कर रही थी, उल्टा राहुल गांधी निर्भया के भाई की मदद कर रहे थे। शीला दीक्षित ने अपने दमखम में जो भी हुआ करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने त्वरित अंदाज में सभी गैंग रेप आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिर उनको बाद में जाके फांसी दे दी गई। मगर अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। अब रहस्यमय तरीके से यह वीडियो लीक कर दिया गया है। यह वीडियो जानते हैं क्या है? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति युवराज मेहता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस वीडियो को अब जारी करने की क्या वजह है? जाहिर सी बात है, जिसने भी वीडियो जारी किया है वो युवराज मेहता के चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। यह बतलाने की कोशिश कर रहा है शायद कि युवराज मेहता जो है वो शराब के नशे में धुत थे, वो पार्टी कर रहे थे। मानो पार्टी करना गुनाह है, और अगर शराब पीना गुनाह है तो चलिए उसे गुनाह साबित कर दीजिए, उसे गुनाह करार दे दीजिए ना। मगर सवाल क्या है? पहला सवाल, वो गड्ढा क्यों था वहां पर? पानी क्यों भरा हुआ था? और सबसे बड़ी बात, 31 दिसंबर के इस वीडियो को देखिए, वहीं उसी जगह पर यह ट्रक जो है देखिए किस तरह से गिरते गिरते अंदर गया है। बिल्कुल, यानी कि 31 दिसंबर को एक बड़ी दुर्घटना को लेकर पहले ही चेतावनी सामने आ गई थी। यह ट्रक आपके सामने एक मिसाल है। मगर फिर भी यह वीडियो जारी करके
युवराज मेहता के चरित्र को हनन किया जा रहा है, उसके चरित्र को धूमिल किया जा रहा है, यह बतलाकर कि शायद वो शराब के नशे में थे। मान लिया शराब के नशे में थे, तो वो गड्ढा क्यों है, उसमें पानी क्यों है? दूसरी बात। तीसरी बात, युवराज लगातार अपील करते रहे, फोन करते रहे, प्रशासन ने उन्हें क्यों नहीं बचाया? बताइए बताइए। डिजास्टर मैनेजमेंट की मुखिया कोई और नहीं, ज्ञानेश गुप्ता की लाडो, उनकी बेटी मेधा रूपम है। जिम्मेदारी किसकी है? क्यों बचाया जा रहा है उनको? मगर सबसे बड़ी बात, यह वीडियो तो जारी किया ही गया है युवराज मेहता के चरित्र हनन के लिए। एक व्यक्ति जो सामने आया था, उस पर इतना दबाव बनाया गया कि वो बयान पर उसने यू टर्न ले लिया। जी हां, राहुल गांधी ने उनका वीडियो भी पेश किया है, जब वो दूध का दूध और पानी का पानी रख रहे थे। मैं चाहूंगा आप उनकी पूरी बात को सुनिए। बाद में उन्हें बुलाया गया पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाहर ही 5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। पीक टीवी की प्रियांशी शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा कि मुझे 5 लोगों ने, 5 पुलिस कर्मियों ने घेर लिया और कहा कि तुम पुलिस के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? उसने कहा कि मैं सरकार से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या करता? यही वजह है कि मुझे यू टर्न लेना पड़ा। यह बात किसी और को नहीं, उन्होंने पीक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कही। मगर सुनिए, राहुल गांधी ने उस वीडियो को जो पेश किया है, जो चश्मदीद था, जिसने मदद करने की कोशिश की थी, वो क्या कह रहा है। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थे जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी में। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे, 100 प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था, कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूं तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्रांड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूं तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद मैं अंदर जाके देखता हूँ, मैंने अपना रस्सा बांधा कमर में, मैं कम से कम 50 मीटर भीतर गया रस्सा बांध के। मैं देख के आया, ना तो लड़का था ना ही वो गाड़ी थी। और फिर पुलिस ने दबाव बनाया और उसे यू टर्न लेना पड़ा। राहुल गांधी कह रहे हैं ये जो सब हो रहा है ना, ये सब लालच का परिणाम है। वहां गड्ढा क्यों था, उस पर पानी क्यों भरा हुआ था? एक बिल्डर की वजह से। जब लालच और भ्रष्टाचार का खेल इस तरह से निरंतर चलता रहे तो इसी तरह से हमारे बच्चों की मौतें होती रहेंगी, लगातार होती रहेगी। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या हुआ था, कुंभ में भगदड़ मची थी। तब करीब 11 घंटे तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मृतकों के वजूद को भी नहीं स्वीकारा। अब भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 37 लोग मारे गए हैं, जबकि बीबीसी की पड़ताल में स्पष्ट हो गया था कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें कम से कम 100 लोग मारे गए हैं, कम से कम 100 लोग। यह वो सरकार है जो मृतकों के आंकड़े छिपाती है और हर बार करती है। इंदौर में भी लोग जहरीला पानी पीकर मर जाते हैं, वहां पर भी मृतकों के आंकड़े को छुपाया जाता है। दिल्ली के स्टेशन में भगदड़ मचती है, वहां पर भी मृतकों के आंकड़े को छुपाया जाता है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज मीडिया भी पुरजोर तरीके से मुद्दे नहीं उठाता, वरना एक जमाना था करीब 11 साल पहले, जब आज तक ने उत्तर प्रदेश में जो चल रहा था उसे रेप प्रदेश कहा था। आज सन्नाटा छाया हुआ है। किसी में हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सीधे सवाल करने की, किसी में हिम्मत नहीं है यह कहने की कि मेधा रूपम, जो कि ज्ञानेश गुप्ता की लाडो हैं, उनकी बेटी हैं, जो कि डीएम हैं, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। मैं समझना चाहता हूं क्यों यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। वो कहते हैं कि यह मौत भ्रष्टाचार की वजह से हुई, यह मौत लालच की वजह से हुई। वो युवराज के साथ, उसकी मौत के साथ अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं। सुना जाए राहुल गांधी को। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. Every breach
the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this grid. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death, how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we live. What one needs to understand is the direct consequence of treating other people badly is that you will be treated. आज मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। युवराज मेहता की मौत उस प्रशासन की नाकामी और बेशर्मी का नतीजा है जिसने सालों पहले प्रभावी शासन की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, मगर आज भी ताकत उसके हाथों में है। शर्म की बात यह है कि नोएडा की डीएम अब तक सुरक्षित बनी हुई हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिता के दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन उनका यह आग्रह कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनसे भरोसा पाना चाहते हैं कि बेटे की मौत की जांच होगी और दोषियों को सजा मिलेगी, यह दिखाता है कि आम नागरिक न्याय पाने के लिए कितना बेबस और हताश हो चुका है। उस भारत में जहां अफसरशाही का हुक्म सबसे ऊपर चलता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कहा, इस पर गौर फरमाएं। राहुल कहते हैं, हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल मान लिया है। सुन्न, निशब्द, बेपरवाह, जवाबदेही की मांग करो वरना यह सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। इस खबर पर गौर फरमाइए। आईटी में पिछले 5 सालों में 60 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार तंत्र गंदा और अश्लील प्रचार चला रहा है। यह है वो पॉलिटिकल पार्टी जो 11 सालों से सत्ता में है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दिया जाता दोस्तों। 700 किसान मर जाते हैं, हम में से कई लोगों ने उसका जश्न मनाया था और मेरे जैसे पत्रकार जब किसानों के पक्ष में मैदान में थे तो मुझे गाली दी जा रही थी। याद है आपको? स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो मोदी जी से उन्होंने कहा था कि 700 किसान मर गए हैं, मोदी जी कुछ कीजिए। तो क्या कहा था मोदी जी ने, जिसका खंडन उन्होंने आज तक नहीं किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जाते हैं, ब्रिज पर उनका कारवां रुक जाता है क्योंकि 1 किलोमीटर दूर किसान प्रदर्शन कर रहा था। प्रधानमंत्री वापस एयरपोर्ट लौट जाते हैं यह कहते हुए कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। और हम सब जानते हैं कि उस फ्लाईओवर पर, उस ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी के कार्यकर्ता उनकी जय जयकार कर रहे थे। किसान तो करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर था, फिर भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। मैं तमाम बातें आपसे क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर की संवेदना मर चुकी है, इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी है। एक बाप यह कह रहा है, जिसका बेटा मरा है प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, वो यह कह रहा है कि मुख्यमंत्री के दर्शन हो जाते हैं। वो मुख्यमंत्री जो कुंभ में मारे गए, भगदड़ में मारे गए लोगों के वजूद को 12 घंटे तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। हम कैसा समाज बन गए हैं सोचिए दोस्तों। मैं इस मंच से आपसे क्यों कहता रहता हूं, सरकार से सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। मुद्दा यही है कि अगर आप सरकार से सवाल करना बंद कर देंगे तो आपके अपने मुद्दे जो हैं वो बौने हो जाएंगे, उन्हें दफना दिया जाएगा। इसका नुकसान किसी और को नहीं, आपको होगा और किसी और को नहीं होने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से, सत्याग्रही तरीके से कह सकते हैं, जो किसानों ने किया, जो शाहीन बाग ने किया, मगर लोग उन्हें ही गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे थे। अब नोएडा में यह घटनाक्रम हुआ है, बताइए, अब भी लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। कितनी बड़ी त्रासदी है कि एक बाप को अब भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, अब भी गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सोच के भी सिरन पैदा होती है दोस्तों। अगर आज निर्भया गैंगरेप हुआ होता, आज के दिन,
तो उसके चरित्र का हनन करने का काम भाजपा का प्रचार तंत्र करता। याद कीजिएगा क्या हुआ था उस दलित बेटी के साथ, बताइए। रातों रात पेट्रोल डालकर उसके शव को जला दिया था हाथरस में। क्या हुआ था उसके बाद? इनकी मीडिया ने पूरा दुष्प्रचार चलाया पहले कि वो ऑनर किलिंग है, यानी कि उसी के परिवार के लोगों ने मारा है। उसके बाद उसके चरित्र को लेकर सवाल उठाए गए। प्रशासन लगातार परिवार को धमकाता रहा कि अभी तो मीडिया है, बाद में क्या करोगे। यही हो रहा है, अब यही हो रहा है। प्रशासनिक लापरवाही से लोग मारे जा रहे हैं और फिर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने दफ्तर लखनऊ बुलाकर, अपने घर बुलाकर परिवार से मुलाकात करते हैं। क्या फायदा है उसका, बताइए। कभी जो दर्द से सराबोर हैं उनके घर तक जाने का भी प्रयास कीजिए, कभी उस अहंकार को त्यागिए। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म से आपका जुड़ाव है। मैं समझना चाहता हूं कहां है वो आध्यात्म, कहां है वो करुणा, कहां है वो ममता। हर चीज को घर में घुसकर मारेंगे, बुलडोजर के जरिए नहीं मापी जा सकती। सरकार के अंदर ममता होनी चाहिए और सरकार के अंदर जवाबदेही होनी चाहिए, जो पूरी तरह से नदारद है भाजपा शासित राज्यों में। यही वजह है इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत होती है और माननीय मंत्री क्या कहते हैं? घंटा। सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम, घंटा हो गया है तुम, घंटा हो गया है तुम। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? ये अहंकार नहीं तो क्या है दोस्तों, मुझे बताइए। अहंकार ही तो है ना, मगर ये चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। तो हम दोहरी मार का सामना कर रहे हैं। हमारे सामने एक ऐसी सरकार है जो बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं है, जिसमें ममता नहीं है, करुणा नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसी जनता है जिसे लगता है कि साहब अगर कुछ गलती हो गई है तो सरकार की तो गलती हो नहीं सकती, गलती हमारी होगी। तब भी हम गिड़गिड़ा रहे हैं सरकार के सामने। और विडंबना देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जमाने में माई बाप की सरकार होती थी। अगर कोई माई बाप की सरकार है मोदी जी तो आपके कार्यकाल में है। जी हां, आपके कार्यकाल में। यहां पर मीडिया का रोष तभी सामने आता है, मीडिया का किरदार तभी सामने आता है जब सरकार विपक्ष की हो, मगर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। यह हकीकत है इस समाज की और इसलिए गुस्सा आता है दोस्तों। जब अत्याचारी मुसलमान होता है तब इनका रोष सामने आता है, मगर जब पीड़ित हिंदू हो, हिंदू लड़की हो और अत्याचार करने वाला बीजेपी से जुड़ा हुआ हो, जैसे अंकिता भंडारी केस, तब सबके मुंह में ताले पड़ जाते हैं। यह है वो समाज जो सड़ गया है, गल गया है, और इस सड़न की बदबू अब हमें सराबोर कर रही है। मेरे इमोशनल होने पर मत जाइएगा दोस्तों, मैं वही बात कह रहा हूं जो दिल से महसूस करता हूं। अगर आपको महसूस नहीं हो रही है तो यह आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।